हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेस। हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10वीं की विज्ञान शॉर्ट नोट्स लेके आए जो आपके एग्ज़ाम में आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते। देखिए कंप्लीट सारे अध्याय की। तो देखिए स्टार्ट करते पहला अध्याय, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। तो अध्याय फर्स्ट, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। नए गुणों वाले पदार्थ बनते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, जो अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। तथा ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद। नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो उसमें हिस्सा लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं और उसके फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। उदाहरण के बारे में बात करते हैं, जैसे भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना, ये सब रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रेक्षण यानी रासायनिक अभिक्रिया होती है ये कैसे हमें पता चलता है? तो अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब अपन बात करते हैं आगे, रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। रासायनिक परिवर्तन को अपन कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो शब्द समीकरण के द्वारा। तो जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक प्लस H2SO4, जिंक प्लस H2SO4। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल ये अभिकारक है। इसके फलस्वरूप क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा। उत्पाद क्या बनेगा? जिंक सल्फेट SO4 प्लस क्या निकलेगी? H2 गैस निकलेगी। तो ये उत्पाद बना। ठीक है, ये है शब्द समीकरण। इसमें अपन ने शब्दों का प्रयोग किया। देखिए जिंक है, सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा है, जिंक सल्फेट लिखा है, हाइड्रोजन लिखा है। ठीक है, अब इसी का रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं? तो इसके शब्दों की जगह, जैसे ये शब्द लिखा है जिंक, तो जिंक की जगह अपन ने Zn का प्रयोग किया। तो ये इसका एक जिंक का, जैसे ये प्रतीक है Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रतीक है H2SO4। तो इन प्रतीकों का प्रयोग करना, इसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये शब्द समीकरण है और ये रासायनिक समीकरण। आगे बात करते हैं अपन, जैसे जिंक प्लस H2SO4 गोज टू जिंक सल्फेट प्लस H2। आगे बात करते हैं रासायनिक समीकरण। देखिए रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारकों और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। प्रतीक, अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं उसमें रासायनिक समीकरण में। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। बीच में जो तीर का निशान होता है ना अभिक्रिया के बीच में, ये तो ऊपर ताप, ये 373 केल्विन मान लो, तो ये ऊपर उसके लिखा जाता है। फिर यहाँ पे अभिकारक लिखा जाता है, यहाँ पे उत्पाद लिखा जाता। तो ऐसा जरूरी हो तो लिख सकते हैं। अब देखो आगे, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। संतुलित करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें पता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों और परमाणुओं की संख्या है वो संतुलित रहनी चाहिए। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना जरूरी है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता। रासायनिक अभिक्रिया के पहले व उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। यानी अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की संख्या क्या होनी चाहिए? परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। संतुलित करना हीट एंड ट्रायल विधि से डायरेक्ट अपन देख के डायरेक्ट संतुलित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 से गुणा करना, 2 है तो 2 से गुणा करना, ऐसे। आगे बात करते हैं अपन, रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना ले। FeH2, इन दोनों में अभिक्रिया और ये Fe2O3 बना और H2 बना, दोनों के ऊपर बना दिया बॉक्स अपन ने। अब अपन क्या करते हैं देखिए सुनिए, संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। अब समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या नोट कीजिए। जैसे Fe, फिर हाइड्रोजन है और कौन है? ऑक्सीजन है। ये परमाणु सारे आगे। अभिकारक में कितने? Fe 1 है, हाइड्रोजन कितने? 2 है, ऑक्सीजन कितना है? 1 है, तो लिख दिया 1, 2 और 1। उत्पाद में देखिए सुनिए, उत्पाद में कितने? देखो उत्पाद में Fe कितने? 2 है। Fe कितने इधर? Fe 2 है। फिर हाइड्रोजन कितने? 2 है और ऑक्सीजन कितने? 3 है। ऑक्सीजन कितने? 3 है। अब इसको अपन संतुलित करते हैं। देखिए सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को अभिकारक या उत्पाद की साइड उचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। जैसे मान लो ये, एक मिनट, ये हाँ ये Fe3O4 बनता है। रुकिए, ये जो है वो Fe3O4 बनता है। तो आगे देखिए, तो इधर जैसे कि बात करते हैं इसकी ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन सर्वाधिक है तो इधर 4 है, तो इधर 4 से अपन ने गुणा कर लिया। ठीक है,
इधर Fe3 है, तो इधर फिर हाइड्रोजन की बात करते हैं। पहले तो अपन ने ऑक्सीजन को संतुलित किया, उसके बाद अपन जैसे यहाँ पे अब ये हो गया। अब चरण चौथे की बात करते हैं। इसमें देखो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन और इधर 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो इधर अपन 4 से गुणा करेंगे, तो इधर 4 से गुणा कर लिया, हाइड्रोजन जन संतुलित हो गया। फिर इधर 4 दूनी 8, इधर भी 4 दूनी 8, इधर 4 ऑक्सीजन, इधर 4 ऑक्सीजन, Fe बचा, Fe को 3 से गुणा कर लेते हैं। इस प्रकार अपनी अभिक्रिया क्या हो जाती है, संतुलित हो जाती है। अब देखते हैं आगे। अभिकारक में उत्पाद की भौतिक अवस्था लिखना। भौतिक अवस्था यानी ठोस में है, द्रव अवस्था में है, गैस अवस्था में या जलीय विलीन में है, इसकी अवस्था अपन लिखते हैं। जैसे Fe है तो यहाँ पे ठोस अवस्था में, तो अपन ने आगे इसके लिखा S। H2O है, जैसे गैसीय अवस्था में भाप में है, तो इसको आगे लिखा G। Fe2O3 ये सॉलिड स्टेट में है, तो इसके आगे अपन ने लिखा S। और H2 जैसे गैसीय अवस्था में, जिसके आगे अपन ने लिखा G। तो ये भौतिक संकेत भी अपने को लिखने होते हैं, भौतिक अवस्थाओं के संकेत। फिर बात करते हैं अपन आगे कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ, जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखे। जैसे कि यहाँ पे कोई ताप, दाब या उत्प्रेरक की अगर जरूरत पड़ती है तो इसको तीर के निशान के ऊपर ऐसे लिख सकते हैं अपन। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, देखिए। एक होती है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी होती है वियोजन अभिक्रिया, तीसरी होती है तीसरी होती है विस्थापन अभिक्रिया, चौथी होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर आगे और भी बहुत सारी अभिक्रिया होती है, जैसे उपचयन अभिक्रिया, फिर अपचयन अभिक्रिया, इन दोनों से मिलाकर जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया। इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखिए, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक तीसरा नया पदार्थ बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती। कोयले का दहन संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण, जैसे C+O2 गोज टू CO2। जल का निर्माण, जैसे H2 और O2 मिलकर H2O बनाते हैं। तो देखो, दो पदार्थ मिले और H2O बनाए एक पदार्थ, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये सब उदाहरण अपने को याद रखने। जैसे CaO, बिना बुझा हुआ चूना को जब इसमें जल में मिलाते तो बुझा हुआ चूना CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है। ऊष्मासेपी अभिक्रिया, ऊष्मासेपी किसे कहते हैं, तो ऊष्मासेपी अभिक्रिया, इसका मतलब ऊष्मासेपी यानी ऊष्मा बाहर निकलती। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्मासेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा भी बाहर निकलती है। जैसे अगर गैस का यानी मेथेन का अपन दहन करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, CO2 निकलेगी, जल बनेगा, H2O बनेगा, भाप बनेगी, और उसके साथ साथ अपने को ऊर्जा भी यानी ऊष्मा भी मिलेगी। इसे ऊष्मासेपी, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती। श्वसन एक ऊष्मासेपी अभिक्रिया है। श्वसन में जब कार्बोहाइड्रेट के साथ ऑक्सीजन का योग होता है तब क्या निकलती है, CO2 निकलती है, जल बनता है और ऊष्मा भी बाहर निकलती, इसलिए इसको ऊष्मासेपी अभिक्रिया कहते हैं। इन दोनों समीकरणों को आपको याद रखना है। ये उदाहरण है ऊष्मासेपी अभिक्रिया के। बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जिसमें यानी दो पदार्थ आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। फिर बात करते हैं अपन वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थों का निर्माण करता। इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। इसको अपन कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया 3 तरह की होती है। अपन 3 तरीके से इस पदार्थ को एक को तोड़ सकते हैं। देखिए कैसे, ऊष्मीय वियोजन यानी कि ऊष्मा द्वारा वियोजन करना। ठीक है। उदाहरण जैसे कि FeSO4 यानी फेरस सल्फेट को जब अपन ऊष्मा देंगे तो Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, SO2 और SO3 यानी गैस, ये दोनों गैस उड़ जाती है, SO2 और SO3 में टूट जाता है। फेरस सल्फेट का हरा रंग भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब अपन ऊष्मा देंगे तो CaO बिना बुझा हुआ चूना और CO2 में टूट जाता है। तो ऊष्मा के द्वारा भी अपन पदार्थ को तोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस पदार्थ को तोड़ा अपन ने ऊष्मा के द्वारा। दूसरा वियोजन है कौन सा, विद्युत वियोजन, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करके भी अपन पदार्थ को तोड़ सकते हैं। जैसे जल में अपन ने विद्युत धारा प्रवाहित करी तो H2 और O2 में इसका वियोजन हो जाता है। ये उदाहरण आपने देख रखा है। देखिए आगे, प्रकाशीय वियोजन यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भी अपन पदार्थ को तोड़ सकते हैं। जैसे कि AgCl को अपन सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो Ag और Cl2 में टूट जाता। AgBr को जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो Ag और Br2 में टूट जाता। इस अभिक्रिया का उपयोग यानी कि ये AgBr है ना, ये श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। देखो, ऊष्मासेपी में ऊष्मा बाहर निकलती है और ऊष्मा शोषी में अपने को क्या ऊष्मा देनी पड़ती है। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी ऊष्मा देनी पड़ती है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं
कि CaCO3 इसको तोड़ने के लिए CaO में टूटा प्लस CO2 में टूटा, इसको तोड़ने के लिए यहाँ पे अपन ने ऊष्मा दी थी, क्या दी थी, ऊष्मा। तो ये कौन सी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया, देखिए सुनिए, विस्थापन अभिक्रिया, इन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे कि इसमें Fe ने Cu को CuSO4 से अलग कर दिया, तो FeSO4 आ गया और Cu हो गया अलग, इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। Fe है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या कर देता है, हटा देता है, और FeSO4 का निर्माण हो जाता है। अब देखो आगे बात करते हैं। कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो, या कॉपर सल्फेट के जो विलयन का रंग जो नीला था वो क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। जिंक और कॉपर सल्फेट, ये एक उदाहरण है। तो यहाँ पे जिंक ने कॉपर को हटाया तो जिंक सल्फेट और कॉपर का निर्माण हो, कॉपर बन या जिंक कॉपर से अधिक विक्रियाशील है, इसलिए। बात करते हैं आगे द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होता है, एक दूसरे को यहाँ से हटा देते हैं। देखिए जैसे कि अपन बात करें, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे ये एक यौगिक है, ये एक यौगिक है, Na2SO4 है, ये Na2SO4 और BaCl2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो Na के साथ Cl आ जाता है और SO4 के साथ B आ जाता है, तो बेरियम सल्फेट का निर्माण हो जाता है और NaCl का निर्माण हो जाता है। यानी कि Na2SO4 से Ba ने Na को हटाया और BaCl2 से Na ने Ba को हटाया, तो यहाँ पे आपस में ये एक्सचेंज हो जाते हैं, इसलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अविलय अवक्षेप का निर्माण होता है, बेरियम सल्फेट का ये अवक्षेप बनता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया एक और कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। बात करते हैं आगे उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन यानी कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी कि या तो ऑक्सीजन जुड़ती है या उसमें से हाइड्रोजन क्या होती है, बाहर निकलती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे C में ऑक्सीजन जुड़ा CO2 उपचयन, Cu में ऑक्सीजन जुड़ा Cu का उपचयन, CuO में यहाँ से देखो ऑक्सीजन तो बाहर निकला, ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकला, देखो CuO से ऑक्सीजन बाहर निकला, तो Cu का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है, यहाँ पे अपचयन हो जाता है। अब देखो आगे अपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का यानी ऑक्सीजन बाहर निकलती है और हाइड्रोजन जुड़ती है, तो उसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे Cu में ऑक्सीजन निकला बाहर, तो यहाँ पे Cu का क्या हुआ, CuO का क्या हुआ, अपचयन हुआ, और यहाँ पे H2 में ऑक्सीजन जुड़ी तो H2 का क्या हुआ, उपचयन हुआ। तो यहाँ पे अपचयन उपचयन दोनों हो रहे हैं। तो इस अभिक्रिया पूरी अभिक्रिया को अपन रेडॉक्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं, रेडॉक्स, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। बात करते हैं आगे। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में उपचित हो गया, हाइड्रोजन उपचित होकर जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे, इसलिए इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। संसारण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है यानी ऑक्सीजन का योग होता है, यानी ऑक्सीकरण होता। जब कोई धातु आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो जिससे धातु की ऊपरी परत कमज़ोर हो जाती है और संसारित हो जाती है। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संसारण के उदाहरण है। लोहे की वस्तु पर जंग लगती है, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ती है, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ती है, ये सभी संसारण के उदाहरण है। यसत लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संसारण से धातुओं को बचाया जा सकता। विद्युत लेपन और पेंटपन करके धातुओं को संसारण से बचा सकते हैं। विकृत गंधिता क्या आती है, देखिए वसायुक्त तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचित हो जाती है, यानी कि उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाती, जिससे उनके स्वाद और गंध में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, इसलिए इसे विकृत गंधिता कहते हैं। अब देखो विकृत गंधिता रोकने के उपाय। प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके वायुरोधी बर्तन में रखो ताकि वायु का संपर्क नहीं हो। फिर वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर दो, जैसे थैली जो चिप्स के पैकेट आते हैं उसमें नाइट्रोजन भरी होती है, क्योंकि नाइट्रोजन कम क्रियाशील होती है और वो खाद्य पदार्थ से क्रिया नहीं करती। शीतलन द्वारा ठंडे क्षेत्र में रखकर, ठंडे जगह रखकर अपन उस पदार्थ को खराब होने से बचा सकते। क्यों? क्योंकि जब ताप कम रहेगा तो उस गैस की, ऑक्सीजन की
क्रियाशीलता थोड़ी कम हो जाती है और वो खाने के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाती और अपना खाना बचा रहता, विकृत गंदी नहीं हो पाता। ठीक है, बात करते हैं। तो इस प्रकार आपका पार्ट हो गया पूरा। अब अपन बात करते हैं दूसरे पार्ट की। ये शॉर्ट रिवीजन आपके। ठीक है, आप इस चैप्टर को पूरा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और इसके ये जो उदाहरण है, जो अभिक्रिया वाले उदाहरण है, उनको आप अवश्य याद करके जाए, आपकी एग्जाम में बहुत सहायता होगी। चलिए दोस्तों, अब अपन अध्याय दूसरा पढ़ते हैं, अम्ल, क्षारक एवं लवण। कौन सा? अम्ल, क्षारक और लवण। तो बात करते हैं अम्ल। देखिए, अम्ल ये स्वाद में क्या होता है? खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। अनिल, आपको याद रखना है, अनिल कपूर नायक फिल्म में जो होता है, वेलकम मूवी में जो होता है, वो अनिल कपूर। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? देखो, अम्ल है, स्वाद में खट्टे, नीले लिटमस को लाल, नीले को लाल, और जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। प्रबल अम्लों का उदाहरण आपको ये याद रखना है। उदाहरण देखिए, HCl ये प्रबल अम्ल है, H2SO4 ये प्रबल अम्ल है, और HNO3 नाइट्रिक एसिड ये प्रबल अम्ल है। दुर्बल अम्ल के भी उदाहरण आपको याद रखना है। CH3COOH एसिटिक एसिड, लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल, ये दुर्बल अम्ल होते हैं। सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? देखिए, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल कम मात्रा में होता है। जल तो कम होता है लेकिन अम्ल उसमें ज़्यादा होता है, सांद्र अम्ल कहलाता है। तनु अम्ल यानी उसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है। जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है, तनु अम्ल कहलाता है। ये तो अम्ल की परिभाषा। अब क्षारक की परिभाषा। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीला करते हैं। अम्ल तो क्या करते हैं? अनिल से तो नीले लिटमस को लाल करते हैं और ये लाल को नीला करते हैं। ये जलीय विलयन में OH- आयन, अम्ल क्या देते थे? H+ आयन, जबकि ये OH- आयन देते हैं। प्रबल क्षारक के उदाहरण देखो, NaOH, KOH और CaOH2 ये प्रबल क्षारक है। अम्ल के उदाहरण में अपन ने देखा HCl, H2SO4 और HNO3 अपन ने देखा। जबकि प्रबल क्षारक के उदाहरण NaOH, KOH, CaOH2। दुर्बल क्षारक का उदाहरण NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो, सार, जल में घुलनशील सारक को सार कहते हैं। जो सारक जल में घुलनशील है उसको सार कहते हैं। जैसे NaOH, KOH, MgOH2 ये सब सार कहलाते हैं। लवण किसे कहते हैं? लवण अम्ल एवं सारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। जब अम्ल एसिड प्लस बेस जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? लवण। लवण यानी सॉल्ट S बनता है। लवण यानी सॉल्ट S बनता है। लवण के उदाहरण देखिए, NaCl और KCl ये लवण है। सूचक किसे कहते हैं? सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं कि इस विलयन में अम्ल है या क्षारक उपस्थित है। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय के माध्यम में क्या हो जाता है? बदल जाता है, जिनको सूचक कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। आगे प्रश्नों की बात करते हैं। सूचक के प्रकार देखो, प्राकृतिक सूचक होता है, कृत्रिम सूचक होता है और गंधीय सूचक होता है। ये पौधों में पाए जाते हैं, लिटमस जैसे, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल और हल्दी। देखो, लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल और हल्दी ये प्राकृतिक सूचक है। कृत्रिम सूचक की बात करते हैं, ये रासायनिक पदार्थ है, जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थैलिन। मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थैलिन कृत्रिम सूचक के प्रकार है। गंधीय सूचक किसे कहते हैं? इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में क्या जाती है? बदल जाती है। जैसे अम्लीय या क्षार के माध्यम में इनको डालते हैं तो इनकी गंध बदल जाती है, जैसे प्याज और लौंग तेल, ये गंधीय सूचक के उदाहरण है। तो आपको इन उदाहरणों को याद रखना है। अब देखो, सूचक के बारे में अपन बात करते हैं। ये क्या करते हैं? देखो सुनो, प्राकृतिक सूचक लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया के फूल। देखो, ये रंग गंध में परिवर्तन, अम्ल के साथ ये लाल हो जाता है, लिटमस, लाल पत्ता गोभी लाल हो जाती है, हल्दी में कोई बदलाव नहीं होता और हाइड्रेंजिया के फूल नीले हो जाते हैं। जबकि क्षारक के साथ क्या होता है? ये लिटमस नीला, लाल पत्ता गोभी हरा, हल्दी लाल हो जाती है और ये हाइड्रेंजिया के फूल गुलाबी हो जाते हैं। उसी प्रकार कृत्रिम सूचक की बात करें, फिनोल्फ्थैलिन, ये रंगीन रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता अम्ल के साथ। क्योंकि मेथिल ऑरेंज अम्ल के साथ अगर इसकी विक्रिया करवाए तो लाल हो जाता है। फिनोल्फ्थैलिन क्षारक के साथ क्या हो जाता है? गुलाबी हो जाता है और मेथिल ऑरेंज पीला हो जाता है। उसी प्रकार गंधीय सूचक प्याज का रस की बात करते हैं तो तीक्ष्ण गंध आती है अम्ल के साथ और क्षारक के साथ ये कोई गंध नहीं देता। वेनिला की बात करते हैं अपन तो समान गंध रहती है, वही गंध रहती है और इसमें क्षारक के साथ कोई गंध नहीं रहती। लौंग का तेल की बात करते हैं तो अम्ल के साथ वही गंध रहती है उसकी जो होती है वो, और क्षारक के साथ कोई गंध नहीं देता ये। अब बात करते हैं आगे, अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुण। धातुओं की अभिक्रिया देखो, अम्ल के साथ और क्षारक के साथ
तो अम्ल की बात करते हैं, तो अम्ल के साथ जब धातु अभिक्रिया करते हैं, जैसे HCl अम्ल है और ये जिंक धातु है, तो ये ZnCl2 यानी लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। मेन तो जब अम्ल के साथ धातुओं की अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। उसी प्रकार सार के साथ जब धातु की अभिक्रिया करवाते हैं तो भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये आपको याद रखना है कि अम्ल या सार के साथ जब धातु की अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। बात करते हैं आगे, पॉप टेस्ट। हाइड्रोजन गैस से निहित परक नली के पास जब जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है, जब ये हाइड्रोजन गैस निकलती है तो उसके पास जब जलती हुई मोमबत्ती अपन ले जाते हैं तो क्या होता है, तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है, फटफट की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे अपन ने इसको मोमबत्ती को लाया तो फटफट की ध्वनि निकलती है, इसे अपन पता कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस उसमें थी। अब बात करते हैं आगे, धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। देखो, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ करवाते हैं, तो अम्ल की अभिक्रिया जब धातु कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तब लवण CO2 और जल बनता है। लवण यानी NaCl, CO2 और जल बनता है। सारे के साथ ये कोई अभिक्रिया नहीं करते, धातु कार्बोनेट बाइकार्बोनेट। अम्ल के साथ जब धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया, बाइकार्बोनेट यानी हाइड्रोजन भी आ जाता, धातु कार्बोनेट तो देखो Na2CO3, और धातु बाइकार्बोनेट यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट किसे कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3। तो इसमें भी लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। कार्बोनेट के साथ लवण कार्बन डाइऑक्साइड जल, और बाइकार्बोनेट के साथ भी लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, जबकि सारे के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते। बात करते हैं आगे, चूने के पानी का टेस्ट। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ जब अम्ल का अपन ने अभिक्रिया करवाई थी, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी उसको जब चूने के पानी में यानी CaOH2 में प्रवाहित करते हैं तब क्या होता है, ये CaCO3 श्वेत अवक्षेप बनता है, पानी दूधिया हो जाता है, वाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट उसमें बन जाता है और जल। अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर देखो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जल वापस अभिक्रिया करता है और CO2 जल क्या, जल तो उसमें है ये, और CO2 अभिक्रिया जब करता है अधिक मात्रा में CO2, तब ये जल में घुलनशील हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, जल में घुलनशील हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, जल में घुल जाता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट जल में घुल जाता है। बात करते हैं आगे, अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। देखो, अम्ल और क्षारक की देखो, एक तो अपन ने अभिक्रिया करवाई धातुओं के साथ, फिर अपन ने अभिक्रिया करवाई धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बाइकार्बोनेट के साथ। अपन बात करते हैं अम्ल और क्षारक की जब परस्पर अभिक्रिया करवाते तो अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, जिसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, अम्ल क्षारक को उदासीन कर देता है, क्षारक अम्ल को उदासीन कर देता है, तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और परिणाम स्वरूप जल और लवण प्राप्त होते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaOH प्रबल क्षारक है, HCl प्रबल अम्ल है, तो देखो Na और Cl और H2O, तो H2O यानी कि ये लवण और ये जल बनता है। अब प्रबल अम्ल है, दुर्बल क्षारक है, तो लवण कैसा बनेगा, अम्लीय, क्योंकि अम्लता का प्रभाव ज़्यादा है। दुर्बल अम्ल है, प्रबल क्षारक है, तो जो लवण बनेगा वो कैसा, क्षारक, क्योंकि क्षारीयता का प्रभाव ज़्यादा है। प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक, तो लवण कैसा बनेगा, उदासीन, यानी उसमें ना तो अम्ल का गुण होगा ना क्षारक का जल बनेगा। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक दोनों ही दुर्बल है, तो भी लवण कैसा बनेगा, उदासीन। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अब धात्विक ऑक्साइड की बात करते हैं। धात्विक ऑक्साइड देखो, कॉपर धातु और ऑक्सीजन, तो ये धात्विक ऑक्साइड हो गया, और इसकी अम्ल के साथ यानी HCl के साथ अभिक्रिया करवाते तो क्या बनता है, लवण और जल ही बनता है। यहाँ पे बना CuCl2 जो एक लवण है और जल बनता है। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का नीला रंग हो जाता, CuCl2 बना तो जैसे ही, तो ये पूरा विलयन नीले रंग का हो जाता है। आगे बात करते हैं, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय, जबकि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय, क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते। ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और क्या बनाते, जल बनाते हैं। CuO और MgO ये धात्विक ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया अपन अगर अम्ल के साथ करवाएंगे तो क्या लवण और जल बनेगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। बात करते हैं आगे, अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया। जब अधात्विक ऑक्साइड की क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते तो अधात्विक ऑक्साइड की क्षार के साथ अभिक्रिया। देखो, अधात्विक ऑक्साइड यानी कार्बन अधातु है और O2 ऑक्साइड हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्षार CaOH2 क्षार है, तो ये लवण और क्या बनता है, जल। अधात्विक ऑक्साइड की
उपस्थिति कैसी होती है, अम्लीय होती है तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। देखो सुनो, मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये चालन करते हैं। देखो जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक, अब जलीय विलयन में जब अम्ल और क्षारक को डालते थे क्या आता है, जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं। H+ आयन वो क्या करते हैं, H2O के साथ योग करके H3O+ का निर्माण करते हैं। इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, H3O+ को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। HCl + H2O विक्रिया करवाई, जल में डाला तो यहाँ से H बाहर निकला H+ और इसके साथ योग हो गया तो H3O+ का निर्माण हो गया। जल की उपस्थिति में क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। देखो अम्ल तो है H+ आयन उत्पन्न करते हैं, जबकि क्षारक OH- उत्पन्न करते हैं। NaOH जल में डाला OH- उत्पन्न हो गया। MgOH2 जल में डाला OH- उत्पन्न हो गया। सभी क्षार जल में घुलनशील नहीं होते, जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार कहते हैं। जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। इसका मतलब जो जल में घुलनशील है वही क्षार कहलाते हैं। जो क्षारक जल में घुलनशील है वही क्षार कहलाते हैं। जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाता रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है, क्योंकि इसमें से बहुत सारी ऊष्मा मुक्त होती है। देखो जल को अम्ल में नहीं डालना चाहिए, जबकि अम्ल को जल में, जल को अम्ल में कभी नहीं डालना चाहिए, हमेशा अम्ल को ही जल में डालना चाहिए। ये प्रक्रिया सही है जल और अम्ल को मिलाने की। अम्ल में जल डाला तो अभिक्रिया बहुत ऊष्माक्षेपी होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है। एकदम अगर सांद्र अम्ल में अगर जल मिलाएंगे मिश्रण एकदम से ऊष्मा के कारण वो पूरा मिश्रण बाहर आ सकता तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। इसलिए जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि जल में अम्ल मिलाना चाहिए। अब बात करते हैं जल को अम्ल में डालने से मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है, स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है, इसलिए जल को अम्ल में नहीं डालना चाहिए। आगे अम्ल की अभिक्रिया देखो, अम्ल की अभिक्रिया जब अपन धातु के साथ करवाई तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। अम्ल की अभिक्रिया जब अपन ने धात्विक ऑक्साइड के साथ करवाई तब लवण और जल बना। अम्ल की अभिक्रिया जब अपन ने धातु बाइकार्बोनेट के साथ करवाई और धातु कार्बोनेट के साथ करवाई तो लवण CO2 और जल, लवण CO2 और जल बना। और अम्ल की क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाई तो लवण और जल बना, और इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्षारक की अभिक्रिया की बात करते हैं। क्षारक की अभिक्रिया धातु के साथ करवाई लवण और H2, अधात्विक ऑक्साइड के साथ करवाई लवण और जल। धातु कार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं, धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं। और अम्ल के साथ अभिक्रिया लवण और जल। यही क्षारक की अभिक्रिया अम्ल के साथ या अम्ल की अभिक्रिया क्षारक के साथ लवण और जल और उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षारक में समानता देखो, सभी अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं, सभी क्षारक OH- उत्पन्न करते हैं। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाता है। जब जल में मिलाते तो ये तनुकृत हो जाए, इसकी थोड़ी अम्लता या क्षारीयता गुण थोड़ा कम हो जाता। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन में क्या आ जाती है, प्रति इकाई आयतन में ये कमी हो जाती है। अम्ल के H3O+ में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है और क्षारक के OH- आयन में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती, इसलिए ये थोड़ा तनु हो जाता है। क्षार तथा अम्ल की प्रबलता, किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती। H+ आयन जितना ज़्यादा दे रहा है उतना ही प्रबल अम्ल है, OH- ज़्यादा दे रहा है उतना ही प्रबल क्षार है। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौमिक सूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, और ये क्या करता है, यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। पीएच स्केल देखो, किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में जो पी है वो पुशांस पोटेंज, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। क्या होता है, अगर पीएच का मान 7 है तो विलयन उदासीन होगा, पीएच का मान 7 से कम है विलयन अम्लीय होगा, पीएच का मान 7 से ज़्यादा विलयन क्षारीय होगा। पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होती है, यह स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखो H+ आयन अगर ज़्यादा है तो अम्ल प्रबल होगा, H+ आयन कम है तो अम्ल क्या होगा, दुर्बल। प्रबल अम्ल HCl, H2SO4 और HNO3 जो अपन ने पहले भी पढ़ा है, और दुर्बल अम्ल
ये एसिटिक एसिड CH3COOH और H2CO3। सार की बात करते हैं। OH माइनस अगर उस आयन की मात्रा OH माइनस आयन की मात्रा अगर ज़्यादा है तो सार प्रबल होगा, OH माइनस आयन की मात्रा कम है, सार दुर्बल होगा। NaOH, KOH और COH2 ये प्रबल सार के उदाहरण है और NH4OH ये दुर्बल सार। ये उदाहरण आपको छोटे छोटे याद रखने, यही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ की। 7 से अगर बढ़ रहा है pH 14 तक जा रहा है तो सारक की प्रकृति बढ़ती है। 7 से अगर 0 तक जा रहा है तो अम्ल की प्रकृति बढ़ती है, यानी अम्ल की प्रकृति बढ़ती है यानी H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है, और इधर H+ आयन की सांद्रता क्या होती है, घटती है, और OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ती है। दैनिक जीवन में pH का महत्व। पौधे एवं पशु के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल की pH का मान कितना था, 5.6। अगर इसकी pH का मान 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा, देखो अम्लीय वर्षा के अपन बात करते तो कारण क्या है, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड किसका निर्माण करते हैं, H2SO4, और कार्बन डाइऑक्साइड किसको निर्माण करते हैं, देखो एक NO3 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या करते हैं, वर्षा जल में मिल जाते हैं, और जो वर्षा का जल है वो उसका pH थोड़ा कम हो जाता है और अम्लीय वर्षा होती है। मिट्टी का pH देखो, अच्छी उपज के लिए पौधों का एक विशिष्ट pH परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का pH कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। pH का मान कम हो गया तो ऐसा पदार्थ मिलाएगा जिससे pH का मान अगर बढ़ाना है किसी जगह, कोई पौधे में अगर pH का मान अगर कम चाहिए तो कम रखना है और ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा रख सकता है, इसलिए वो अलग अलग पदार्थ मिलाता है मिट्टी को क्षारीय या अम्लीय बनाने के लिए। अब देखिए हमारे पाचन तंत्र में pH का क्या महत्व है। हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। HCl जो भोजन के पाचन में सहायक है, पेप्सिन की क्रिया बढ़ा देता है, जिससे प्रोटीन का पाचन सरलता से होता है। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है। जब पेट में ये HCl की मात्रा अधिक हो जाती है तो पेट में जलन होती। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड यानी कि अपन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 का प्रयोग कर सकते हैं, जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। सारकों का उपयोग किया जाता है जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब आगे बात करते हैं pH परिवर्तन के कारण दंत से क्या होता है, देखो दंत से नहीं दांतों का खराब होना। मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का जो इनेमल होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है कैल्शियम फॉस्फेट। ये दांत सबसे कठोर पदार्थ होते हैं। यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह की pH का मान जब 5.5 से कम होने पर यह संसारित हो जाता है, यानी इसका ये जो संसारण हो जाता है। सार की दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। देखो जो अम्ल की मात्रा अपने यहाँ बढ़ गई थी दांतों में, उसको अगर अम्ल की मात्रा को कम करना है तो अपन सार की दंत मंजन का प्रयोग करेंगे। सार अम्ल को क्या कर देगा, कम कर देगा, और अपना मुंह एकदम उदासीन यानी कि उसमें ना तो अम्ल ज़्यादा रहेगा ना सारक। इससे वो दांत का संसारण नहीं हो पाएगा और दांत बचे रहेंगे और आप खाना भी बढ़िया से खा पाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, आपको पता है मेथनॉल अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा भी अपन ने बात की, सोडियम NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग कर सकते हैं। नेटल एक पौधा होता है कि डंक वाले बाल मेथेनोइक अम्ल, ये मेथेनोइक अम्ल ठीक है, छोड़ जाते हैं, जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डाक पौधे की पत्ती रगड़ कर किया जाता है। देखो नेटल के पौधे के पास ही एक डाक का पौधा लगा तो उसकी पत्ती रगड़ कर ये सारी होती है, इस मेथेनिक अम्ल की प्रकृति को कम कर देता है। लवणों का pH की बात करते हैं। प्रबल अम्ल प्लस प्रबल सारक, तो लवण उदासीन बनेगा और लवण का pH 7 होगा। प्रबल अम्ल और दुर्बल सारक, तो देखो लवण कैसा बनेगा, सिंपल सी बात है, अम्लीय बनेगा, क्योंकि अम्ल का ये जो मात्रा है वो अधिक है, तो लवण की जो pH है वो 7 से कम हो जाएगी। और प्रबल सारक और दुर्बल अम्ल है तो लवण कैसा बनेगा, सारकीय बनेगा, और ये pH के मान इससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अपन बात करते हैं आगे साधारण नमक से रसायन। देखो नमक से रसायन क्या बनते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड विरंजक चूर्ण बनाया जा सकता है, बेकिंग सोडा NaOH विरंजक चूर्ण CaOCl2
बेकिंग सोडा NaSCO3 धोने का सोडा Na2CO3 डॉट 10H2 डॉट 10H2 याद रखना ये क्रिस्टलन जल है, 10 अणु है जल के। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट ये 1/2, ये गलत लिखा है यहाँ पे, ये ऐसा होता है CaSO4 डॉट 1/2 H2O, 1/2 H2O होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अब अपन एक एक के बारे में बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, इसके बनाने की विधि वगैरह सारी। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, सोडियम क्लोराइड का ये जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये वियोजित होकर, जो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ये वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्लोर सार प्रक्रिया कहते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। इस अभिक्रिया को क्लोर सार अभिक्रिया कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एनोड पर CO2 चला जाता है और कैथोड पर H2 गैस मुक्त होती है। कैथोड के पास NaH विलयन बनता है। उपयोग की बात करते हैं, इसका उपयोग क्या करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। देखो H2 का उपयोग क्या करते हैं, जो H2 बनती है वो ईंधन मार्गरीन में। Cl2 का उपयोग जल की स्वच्छता, PVC और CFC बनाने में। HCl का उपयोग इस्पात की सफाई और औषधियों में। NaOH का प्रयोग धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए और साबुन और कागज़ के उद्योग में। Cl2 प्लस NaOH, जब NaOH के साथ Cl2 की विक्रिया करवाई जाती है तब विरंजक चूर्ण, और विरंजक चूर्ण का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, घरेलू विरंजन और वस्त्र विरंजन, यानी वस्त्रों के रंग उड़ाने के लिए। अब अपन बात करते हैं विरंजक चूर्ण की। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात की, अब विरंजक चूर्ण की बात करते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने यानी CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। CaOH2 ये बुझा हुआ चूना है, इस पर जब क्लोरीन की Cl2 की विक्रिया करवाते तो CaOCl2 विरंजक चूर्ण का निर्माण होता और जल बनता है। इसका उपयोग देखो वस्त्र उद्योग में, सूती व लिनन के विरंजन में यानी रंग उड़ाने में, कागज़ की फैक्ट्री में, वो भी वही कागज़ का रंग उड़ाने में क्योंकि नया कागज़ बनाना है, लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, लकड़ी पर भी रंग उड़ाने के लिए, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, उपचायक यानी क्लोरीन का योग हो जाता है तो उपचयन हो जाता है। पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में, पीने वाले जल में अगर अपन को उसमें से जीवाणु को हटाना है तो Cl2 जब डालेंगे तो जीवाणु उसमें सारे मर जाते हैं। बेकिंग सोडा की बात करें, बेकिंग सोडा NaSCO3, तो NaCl की विक्रिया जब जल और CO2 और अमोनिया के साथ करवाते तो NH4Cl क्या बनता है, NH4Cl और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा बनता। ये एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर क्या होता है देखो, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब अपन खाने में डालते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब गर्म होता है तब क्या होता है, Na2 सोडियम कार्बोनेट और CO2 गैस मुक्त होती है। जैसे केक वगैरह बनाते हैं तो केक में जब अपन ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालते हैं तो इसमें से CO2 मुक्त होती है। वो CO2 क्या करती है, उस केक को चीरती हुई बाहर निकलती। जैसे ही CO2 उस केक में से बाहर निकलती है तो केक में क्या पड़ जाते हैं, छेद पड़ जाते हैं। इसकी वजह से केक क्या हो जाता है, फूल जाता है और केक मुलायम हो जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में इस विक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पाव रोटी या केक में खमीर उठ जाता है तथा इसे ये मुलायम और स्पंजी हो जाता है। CO2 के कारण ही वो उसमें छेद पड़ जाते हैं और वो क्या हो जाता है, फूल जाता। ये एंटासिड का एक संघटक है, यानी कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3 को अपन पेट की अम्लता को दूर करने में भी काम ले सकते हैं। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। अग्निशामक यानी क्यों, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से CO2 मुक्त होती है जो कि आग बुझाने का कार्य करती है। धोने का सोडा Na2CO3 10H2O 10 क्रिस्टलन जल है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता। देखो सोडियम कार्बोनेट बनाता ना यहाँ पे ऊपर, सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे बनाता, देखो आगे ऊपर बात करते हैं, ये यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बनाता, किसमें बनाता, ये रहा, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, इसका जब पुनः क्रिस्टलीकरण करते, जल मिलाते तो धोने का सोडा बन जाता है। देखिए तो सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। ये एक क्षार की लवण है। Na2CO3 10H2 वो उपयोग तो पता ही है अपने को, धोने का सोडा है तो धोने के काम में आएगा। इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में धोने के लिए, इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में, इसका उपयोग घरों की साफ सफाई में और जल की स्थायी कठोरता घटाने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते तो कैल्शियम सल्फेट डॉट CaSO4 डॉट आधा H2O, जिसको देखो 373 केल्विन गर्म करने पर जिप्सम को, जिप्सम यानी CaSO4 डॉट 2H2O ये 2H2O है। जब इसको 373 केल्विन ताप पर गर्म करते तो ये
दो हाइड्रोजन के अणु में से 1.5 हाइड्रोजन का अणु क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है और आधा हाइड्रोजन का अणु बच जाता है। देखो CaSO4, देखो ये तो इसका सूत्र है, इसमें 1.5 H2 मिलाने पर ये 2 जिप्सम। तो जिप्सम को जब गर्म करते हैं अपन तो 2 हाइड्रोजन के अणु है, 2 जल के अणु है, सॉरी H2O के 2 जल के अणु है, इसमें से 1.5 तो बाहर निकल जाता है, आधा बच जाता है, जिससे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी अर्धहाइड्रेट का निर्माण करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ये सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बन जाता है, जल मिलाने पर पुनः क्या हो जाता है, जिप्सम। इसमें आधा H2O और इसमें 1.5 H2O मिलाने पर 2 H2O हो जाता है। उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का, डॉक्टर टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए काम में करते हैं। इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए, इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। बात करते हैं क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं। लवण के एक सूत्री इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं, जैसे कि CaSO4.2H2O, ये किसमें, जिप्सम में कितने क्रिस्टलन जल है, 2। उदाहरण के लिए जैसे देखो ये कॉपर सल्फेट .5H2, इसमें 5 क्रिस्टलन जल है, इसको नीला थोथा कहते हैं। क्या कहते हैं, नीला थोथा कहते हैं, नीला थोथा कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट .10H2O क्रिस्टलन जल, ये धोने का सोडा। और कैल्शियम सल्फेट .2H2O क्रिस्टलन जल कितने, 2, आगे दिख रहा है 2, ये जिप्सम है। ठीक है, इस प्रकार अपना दूसरा पार्ट भी हो गया पूरा।